शहरबान मुशर्रफ मेरे इस पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं आज मियां तारिक महमूद जो रहनुमा मुस्लिम लीग हैं, साथ में साथ मौजूद हैं एयर मार्शल अनवर खान साहब जो कि तज्जियाकार हैं। आप दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से मेरे वक्त निकाला। सर, सबसे पहले हम आज बात करेंगे नाज़रीन NA 249 के ऊपर, जो कि धांधली का एक एलिमेंट चल रहा था। इलेक्शन पे रिपोलिंग का मुतालबा है और कहीं पे रिकाउंटिंग का मुतालबा है और ये होने भी वाला है। इलेक्शन कमीशन ने इसकी डेट भी दे दी है और इस पे देखेंगे, हम बात करेंगे मेहमानों से कि भाई ये धांधली का जो एलिमेंट है ये क्यों नहीं खत्म होता और क्यों बार बार करने पड़ जाते हैं। साथ ही साथ वफाकी काबीना ने 2 ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है, इस पे बात करेंगे और तफसीलन बात करेंगे क्योंकि ये वो ऑर्डिनेंस में तरमीम वो है इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लाने के लिए जो इमरान खान साहब ने इस्लाहात पेश की हैं और ये इलेक्शन कमीशन में दे भी दी गई है, उनको ही ये इख्तियार दिए जाएंगे। साथ हम बात करेंगे आइंदा बजट के हवाले से जो हुकूमत की जानिब से दिया जाएगा और शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि आवाम को रिलीफ देंगे इस बजट में, देखते हैं वो कैसा रिलीफ देते हैं। इस पर बात करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी मामूल है और ये तो हमारा आम सा मौजू है, इस पर हमने बात करनी क्योंकि कम होने का नाम लेती है, रूप पे जाती है, तो इस पर भी बात करेंगे। और अपोजिशन की जो तनकीदी आंसर है जो हुकूमत पे करे, इस पर खासकर हम तवज्जो देंगे। देखते हैं कि आखिरकार अपोजिशन को होश आ गए कि वो महंगाई और बेरोजगारी पे बात करें, क्योंकि PDM की तहरीक तो नाकाम हो चुकी है, अब उनका ध्यान आ ही गया है कहीं ना कहीं आवाम की जानिब। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल भी हैं और मियां तारिक महमूद भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं वफाकी काबीना के 2 नए ऑर्डिनेंस के हवाले से जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पे है। मियां तारिक महमूद साहब, आपकी पार्टी की जानिब से बारहा इसकी तरदीद की गई और आप लोगों की जानिब से कहा गया कि हम नहीं चाहते कि ये वोटिंग सिस्टम आए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और शाहिद रहमान अब्बासी का एक बयान भी है, उन्होंने कहा कि आप कागजी सिस्टम को ही मजबूत करें, ये धांधली नहीं रुकेगी, इससे और मुश्किलात बढ़ेंगी। आप क्या कहते हैं, क्या ये सिस्टम क्यों नहीं आना चाहिए? शुक्रिया। बात ये है कि आपने 2 बातें की हैं। एक आपने ये कहा है कि ऑर्डिनेंस 2 आ गए हैं, एक आपने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को भेज दी है। तीसरी बात आपने ये भी सुनी होगी कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो इस हुकूमत ने बातें की हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, बाकी लोगों ने, वो भी आप अपने सामने रखे। अब सवाल पैदा होता है कि जब मुल्क में असम्बली ना हो तो उस वक्त होते हैं ऑर्डिनेंस। जब असम्बली मौजूद हो, ये कितनी बड़ी नाकामी है जमहूरियत की। मैं समझता हूँ कि ऑर्डिनेंस तो आने का जवाब ही पैदा नहीं होता। इस सिस्टम के ऊपर जो हुकूमत रिक्वायरमेंट है, इसको असम्बली में पेश किया जाता और असम्बली में ये होता है कि जैसे स्पीकर के बारे में ये होता है कि एक रवायात होती हैं, स्पीकर के ऑफिस में बैठ के उसमें नुमाइंदे होते हैं अपोजिशन के भी और गवर्नमेंट के भी, वो बैठ के रूल ऑफ बिजनेस बनाते हैं कि हम इस हद तक बोलेंगे, हमें इतना टाइम चाहिए। उसके ऊपर बाकायदा तौर पे दोनों तरफ से 2-2, 3-3, 4-4 बंदे, लॉ मिनिस्टर होता है, अपोजिशन लीडर होता है, इस तरह के वो हाउस को चलाते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि सबसे पहले जिस तरह की हाउस की अफादियत को इस दौर में ख़त्म किया गया है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, इसकी मिसाल कोई नहीं। जब आप अपोजिशन लीडर को नहीं मानेंगे, अपोजिशन का बताएगी कि इस सिस्टम में क्या क्या खराबियां हैं और उसके ऊपर जब गवर्नमेंट की साइड के ऊपर इसकी खूबियां बयान की जाएंगी, फिर वो दोनों एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हो जाएंगे, फिर वो लेजिस्लेशन होगी, फिर तो वो जाए तो वो जमहूरी है। अगर ये एक बंदा बैठ के, जैसे पहले इन्होंने एक जज सुप्रीम कोर्ट के जज खिलाफ भेज दिया, फिर उसके खिलाफ फैसला आ गया, क्या ये हुकूमत की और जमहूरियत की बेइज्जती के लिए ये हुकूमत सारा कुछ कर रही है? मैं तो समझता हूँ एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते, एक इतना तजर्बा होने के नाते, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत फैसला है और मुझे ये नहीं समझ आती कि इस हुकूमत को कौन गलत फैसले इनसे करवा के इनकी बदनामी का बायस बनाता है। जब कोई गलत फैसला करेगा तो बदनामी का बायस बनाएगा। आप देखें पिछले इलेक्शन में सिस्टम था, जो सिस्टम था उसमें ये हुआ जी RGS बैठ गया। अगर RGS फिर भी ये सिस्टम कल को कंप्यूटराइज सिस्टम या जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाएंगे वो बैठ जाएगा, तो फिर मकसद क्या हुआ? किसी तरफ से बिजली को, यहाँ तो इस दौर में ये भी हुआ है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि एक दिन पूरे मुल्क की बिजली बैठ गई थी। तो दूसरी तरफ मैं आता हूँ, ये खूबियाँ और खामियाँ, ये पार्लियामेंटेरियन का जो काम है वो भी इस हुकूमत ने लिया है, जो स्पीकर का काम है वो भी ये कर जाते हैं, ये सारे काम करते हैं। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। ये चारों सूबाई असम्बलियों में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए।
नेशनल असम्बली में बहस होनी चाहिए, सेनेट में बहस होनी चाहिए और मुतफिका तौर पे इसको लेके जाना चाहिए। इसमें ये भी है में उनके जो बाकी के 2 साल यानी थोड़े साल उनके रह गए वो खत्म हो जाएंगे, वो नहीं तो उन्हें और क्या चाहिए? अगर बहस मुबासा में ये चलते हैं तो चलते रहें। इलेक्शन में अब देखें मैं आपको बताता हूँ कि ये बदनसीबी है पाकिस्तान की कि गैर जमहूरी जो लोग हैं, ये गैर जमहूरी, ये नहीं कि किसी और ताकत को कहा जाता है, हर बंदा गलत बात ले। मैं ये कहता हूँ कि गैर जमहूरी, चाहे जमहूरी भी गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल करे तो उसे गैर जमहूरी करेंगे। आप देखें पाकिस्तान का लॉ है, जो आर्डीनेंस आता हो वो कुछ अरसे के लिए आता है। आर्डीनेंस असम्बली के इजलास तक या कुछ मुद्दत के लिए होता है, उस मुद्दत के बाद उस आर्डीनेंस की अफादियत ख़त्म हो जाती है। और ये एक रवायात है, एक कानून है। रवायात ये रही हैं जमहूरियत की, इसी में मजबूती है कि जब इजलास शुरू हो या असम्बली हो तो उसके ऊपर आर्डीनेंस ना आए, हमेशा वो आर्डीनेंस फेल होता है। फिर भी ये आर्डीनेंस बनेगा, फिर भी इन्होंने इसको पास तो सही से करवाना है ना, इसलिए ये बात है। इसके बाद आपने एक और इशू हमारे सामने रखा है, वो मैं उसमें ये कहता हूँ कि अपोजिशन जमातें जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने का कोशिश की जाए, जैसे आज के सामने आपके सामने सिंध में ये जो इलेक्शन हुआ कि इलेक्शन जीत रहा है, PMLN जीत रही है, यकदम जब थोड़े से पोलिंग स्टेशन रह गए तो रिजल्ट चेंज होना शुरू हो गया। अब हर बंदे को ये डाउट किया कि अब क्या हो गया। अब सवाल पैदा होता है कि जिसकी अभी हुकूमत हो वहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी, इसलिए पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट को गलत तरीके से जिताने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये हालात खराब हुए। आपकी पार्टी की जानिब से तो ये बयानात भी आए हैं कि कहीं ना कहीं वोट जो है, जो ये पोलिंग का अमल था, ये सब कुछ चोरी ना हो जाए। आप लोग मुतालबे कर रहे थे कि कोई ना कोई रेंजर्स के इख्तियार में दे दे ये सब कुछ, पोलिंग बूथ में से जो भी डेटा है वो आप लोग कलेक्ट करवाना चाह रहे थे, वो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं देखें, तो अब अभी भी आप देखें रिकाउंटिंग करवा रहे हैं आप लोग, तो आपने तब भी कहेंगे नहीं देखें, डेटा तो चोरी हो गया था। नहीं हम तो कह ही नहीं सकते कि धार्मिक एलिमेंट खत्म ही नहीं हुआ। मैं आपको, मेरी आदत है जी कि मैंने असम्बली में कोई बात की है तो बगैर सबूत के मैंने की जी। जिस यहाँ भी करूँगा तो बगैर कोई रिलेटिव पॉइंट के मैं बात नहीं करूँगा। मुझे ये बताएं, कराची में इलेक्शन हो रहा है और फार्म 45 जो हैं, जब इलेक्शन का टाइम नहीं बढ़ाया गया, 5 बजे इलेक्शन ख़त्म हो गया, जिन पोलिंग स्टेशनों के ऊपर 6, 7, 8 बजे तक आ गए वो लेट के हुए हैं। जो लेट हुए हैं उसके ऊपर खुद इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए ताकि कोई पार्टी करती ही ना। जो वो बंदे किधर गए थे, क्यों उन्होंने लेट किया? ये आपने भी जो लेट होने की बात की, पीपल्स पार्टी की जानिब से बारहा यही कहा गया है कि इससे पहले भी जब इलेक्शन के हुए हैं तो हमें भी यूं ही लेट रिजल्ट मिले हैं, हमने तो तब नहीं कहा। नहीं, अब ये पुरानी बातें ही करते जाए, अब तो वक्त आ गया है। नहीं, अब नहीं, मैं देखें ये हमेशा बातें होती हैं। अब इस बात को आपके ही प्रोग्राम में आपने ही कहा है कि PTI कहती है नया इलेक्शन होना चाहिए, PMLN ने ये फैसला, उनकी ये रिक्वेस्ट है कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए। देखें जो वहाँ पे जितनी तादाद में वोटर गए हैं, अगर 4-5 लाख की आबादी में से ये 30-35 हज़ार लोग वोट डालें या 40 हज़ार डालें तो ये लोगों की नुमाइंदगी है। अब सवाल पैदा होता है कि लोग डिसहार्ट हो गए हैं कि इलेक्शन के बारे में ये हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ बनता है कि लोगों का एतमाद बहाल करे। एतमाद बहाल करने के असम्बली जो लोगों के नुमाइंदे हैं, पहले उनमें अपना एतमाद बहाल करें और फ्लोर ऑफ दी हाउस बहाल करें, फिर जाके पब्लिक में भी बहाल करें। ये एक फ़ैसला सुनाएं कि हम आए हैं इंसाफ करने के लिए, जो इनका पहले दिन से फ़ैसला था। इंसाफ होगा, करप्शन ख़त्म होगी, पुलिस गैर सियासी होगी, इंतज़ामिया गैर सियासी होगी। मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है पाकिस्तान की, जिन लोगों ने ये सोचा था कि यह नया पाकिस्तान होगा, आज सब लोग डिसहार्ट हैं इसलिए कि नया क्या पुराने के भी पुर्जे उठ गए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं। इन्हें अपनी साख्त बहाल करने के लिए अभी इनके पास 10 दिन नहीं या जितने दिन भी हैं, ये साख्त बहाल करने की बजाय कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब किसी वक्त असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, फिर इनके साथ कौन चलेगा। एक वाक़या आपके सामने सियालकोट में हुआ कि वो जो उनकी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है वो गई है, वो इसी के साथ झगड़ रही है। अगर इस तरह के वाक़या फिर उसके बाद CS का बयान आता है कि इस तरह
अफसरों के साथ ज्यादती नहीं होगी, फिर उसे ये कहना ये कोई सिस्टम की बात है, ये कोई मुल्क चलाने के लिए लगे हुए हैं, ये कोई सूबा चलाने के लिए लगे हैं, ये अपने आप को खुद फेल कर रहे हैं। जब कोई हुकूमत और उसके नुमाइंदे अपनी हुकूमत की खुद टांगे खींचे, कभी खड़ी रहती है। नहीं, आप ये देखिए, जवाब दे तो हर कोई है, अवाम को जवाब दे हर कोई है। अगर वो दोनों ही एक ओहदे पे थे तो दोनों ही जवाब दे हैं। हाँ, तरीक़ाकार जो बात का था वो तल कलामी में जो गया वो गलत था, लेकिन जवाब दे दोनों। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने गलत सवाल उठाया, उनका तरीक़ाकार गलत था। मैं एयर मार्शल साहब की जानिब चलती हूँ। तो ये जो ऑर्डिनेंस आया इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी हिस्सा दिया गया है कि वो भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो आप कैसे देखते हैं? अभी इन्होंने कहा, मियाँ तारिक महमूद साहब ने कहा कि पुराने पाकिस्तान की भी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। तो ये धज्जियाँ उड़ाने वाला है कौन? क्या सियासतदान है सिर्फ? इसकी जिम्मेदारी हम सब पे नहीं है। इनकी जो पार्टी है इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी, पीटीआई की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये मौजूदा हुकूमत की मौजूदा हुकूमत ने पुराने पाकिस्तान की भी धज्जियां उड़ा दी। नहीं, मौजूदा देखिए, अभी मैं एयर मार्शल साहब से बात कर लूँ, मैं आपकी तरफ आऊँगी वापस। तो ये देखें ना सर कि अभी ये बात कर रही थी कि पुराने पाकिस्तान जो बचा हुआ था हमारा, उनकी भी धज्जियां उड़ गई। नया पाकिस्तान नज़र नहीं आया। पुराने पाकिस्तान में भी क्या बचा था? हमारे पास क्या था? हम जीरो पे थे, हमारे पास खजाना भी कुछ नहीं था। आप इनके नज़रियात को कैसे देख रहे हैं? ये पॉइंट ऑफ व्यू जो इन्होंने दिया कि इलेक्शन का ये जो सिस्टम है, इंतखाबी इस्लाहात जो हैं, ये नहीं होना चाहिए, सिस्टम फेल है, आने से पहले ही फेल करार दे दिया। आप कैसे? नहीं, मैंने ये बात नहीं की, जरा करेक्शन कर लें। मैंने कहा नहीं, जाना जरूर चाहें, लेकिन मैंने ये कहा है कि ये असेंबली में पेश होना चाहिए। हाँ, ये मैंने जरूर होगा। मैंने आपको बताया वफाकी काबीना ने ये 2 ऑर्डिनेंस भेज दिए, इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दिए गए हैं। आप कैसे देखते हैं मार्शल साहब? जी देखिए, अगर आपने कानून बनाना है जी, कानून इलेक्शन कमीशन नहीं बनाता जी, कानून पार्लियामेंट बनाती है जी, और बाकी जी मुल्क की धज्जियाँ उधेड़ दी गई हैं। धज्जियाँ अगर मुल्क कोई काट के टुकड़ा होता तो शायद 2-4 घंटे में, 2-3 दिन में हो जाता जी। ये 2-4 दिनों की बात नहीं है, निस्फ सदी का किस्सा है जी। आप इसको देखिए। एक ज़माना था कि पाकिस्तान जर्मनी को एड दे रहा था, $12 मिलियन इन 50s, आजकल के 12 बनते हैं जी। पाकिस्तान नया बना था, वसाइल बहुत कम थे, मगर जर्मनी जैसे मुल्क को हमने ये एड दी जो उनको आज तक याद है। फ़र्क ये है कि आज जर्मनी दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी है और हम वहीं के वहीं हैं। अगर हम वहीं के वहीं हैं तो क्या हमारी धज्जियाँ ऑलरेडी नहीं बिखर रही थी? इसको बिखारा किसने? इन लोगों को तो बेचारे आए हुए जुमा 8 दिन हुए हैं, 2.5 साल हुए हैं इनको, 1.5 साल और 2 साल बाकी हैं। अब उसमें जब आए हैं इकोनॉमी को संभालने के लिए, अब मैं तो रीजनली आई एम ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर, मैं ना इस तरफ का ना उस तरफ का, सिर्फ सादा पाकिस्तानी हूँ। अगर मुल्क पुरानी नहज पर चल रहा होता तो अभी हम बैंकरप्ट हो चुके होते, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जा चुका होता और हमारा डॉलर 400-500 रुपए का हो जाना था। इन्होंने उसको ठहराव कराया। हम वर्चुअली एक अरब मुल्क के ग़ुलाम थे, अब उनको शीशा दिखा दिया गया है, अब हालात ठीक हो रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। मुल्क के अंदर कोई बात होती नहीं है तो सिलेक्टेड इलेक्टेड की बात आ जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त नून लीग के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो क्या इलेक्टेड थी? या अब्बा ने हुजूर ने कहा था आप सेलेक्ट हो गई हैं तो अब जाइए यही कर लें? ये आज की बात नहीं है। आज से 7-8 साल पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो मोहतरमा को कहा था जी आप ये 100 अरब रुपया है एजुकेशन के लिए, आप इस कमीशन की चेयरमैन हैं। और ग्रैंड फादरली फिगर थे उनके, ये अहकाम चला रही थी। जब एक यूनिवर्सिटी से निकली, दूसरी यूनिवर्सिटी से निकली, तीसरी से निकली, और अब्बा हुजूर ने इस वाइस प्रिंसिपल को हटा दिया, इस प्रिंसिपल को हटा दिया कि क्योंकि बेटी को अकोमोडेट नहीं किया था। एक्सक्यूज़ मी, ये ना वो ज़माना है ना ऐसे सिस्टम चलेगा। हर बंदे को उसको अपने तय, चाहे एक बेचारा मजदूर है, उसने मुल्क को बनाना है। आपको ताजमहल वाला किस्सा याद होगा, एक फ़लसफ़ी जा रहा था, पूछा यार तू क्या कर रहा है? यार शाम का खाना तोड़ रहा हूँ, ईंट आगे पीछे करके, देखो मेरी उंगलियाँ ख़राब हैं। साथ दूसरा मजदूर बैठा था, एग्जैक्टली वही काम कर रहा था। उसने कहा भैया तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा भाई इधर देख, मैं ताजमहल बना रहा हूँ। ये हमें अपना जहन बदलना पड़ेगा। अब हमने पार्टियों को मुल्क से आगे लगा दिया है। जब रब कायम फ़र्द मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। अब अगर हम पार्टीबाजी करते हैं और
150 पार्टियां हैं, 4-5 बड़ी भी पार्टियां हैं। अगर हम पार्टी में इतने महव हो जाएं कि मुल्क को छोड़ दें, मुल्क की अफादियत को छोड़ दें और पार्टी के एक लीडर को आसमान पे बिठा दें, तो मेरा ख्याल है ये हम मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, मुल्क के लिए ख़राबी कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा किसको पहुंचता है? हमारे दुश्मनों को। हर एक ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। आप मुझे बताइए, अब 3 पार्टियां एक के बाद एक आई हैं। 2008 के बाद एक पार्टी आई, 13 के बाद दूसरी 18 के बाद तीसरी पार्टी। आप मुझे बताइए इनमें से कितनों ने अपने मैनिफेस्टो पे काम किया? किसी ने नहीं किया। अगर थोड़ा सा है ये लोग कर रहे हैं, अब इनको क्या, इनको एक बहुत बड़ा गार आगे मिला था कि हम फैटफ के ब्लैक लिस्ट में होने के जा रहे हैं। शुक्र है निकाल लिया गया। अब आपकी पोजीशन कुछ बेहतर है, मगर वो नहीं है कि हम कहें जी सब ठीक ठाक है। अभी बात हो रही थी यूरोपियन यूनियन की और फ्रांस की। मेरा ख्याल है हमें बाहर उंगलियां उठाने के बजाय हमें अपने कैरेक्टर पे देखना चाहिए। वो लोग जो एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर या एक नान के कीमे के पराठे के ऊपर जल से आके जलाओ, घेराओ, तोड़ फाड़, मस्जिदों में मंदिरों में गड़बड़ हो रही है, उनको अपने मुल्क से कोई प्यार है? देखिए, अगर पाकिस्तान है, पाकिस्तानियत है और ये मुल्क बना है इस्लाम के नाम पे, आपको इस पे नारे लगाने की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए कितने लोग हैं जिनको बेसिक यानी इस्लाम मज़हब का सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान पर डाला और ग्रेटेस्ट इंसान एवर, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़। पढ़ाई पे कोई ज़ोर है हमारे मुल्क में? कम होता जा रहा है। जेन्युइन रिसर्च नहीं है, जनरल इंफॉर्मेशन डिस्पेंसेशन नहीं है। यूनिवर्सिटियाँ दुनिया में बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ कम हो रही हैं। ये तो वतीरा नहीं है मुल्क चलाने का। तो एंड में मैं आपसे ये कहूँगा कि अब बात कर रही थी, अब धांधली की बात हो रही थी, 249 की बात हो रही थी। देखिए 249, अब जमहूरियत में आपने बात चीज़ें फंडामेंटल देखनी है। हर फ़र्द मिलत के मुकद्दर का निशान। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना हिस्सा डालूँ तो मैं जाके वोट दूंगा। अब टोटल वोट जो उस हलके के पड़े हैं वो 21% है, यानी 100 में से 20 जी। और उनमें से जो हजरत जीते हैं उनके हिस्से में 5% वोट आए हैं, यानी 95% वोट, 95% आवाम जो हैं वो उन हजरत के साथ नहीं है या उनके ख़िलाफ़ हैं। आप मुझे बताइए कौन सी जमहूरियत है? इसमें अगर कोई साहब कहते हैं कि भाई आप इसको दोबारा इलेक्शन कराओ, हो सकता है इसमें कोविड का प्रॉब्लम था, हो सकता है इसमें कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज थी, नोटिस कम था, ज़्यादा था, तो आप इसको कर लें। मगर इसको कहना कि जी ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, फलाना करेंगे, आगे पीछे, इसमें इकट्ठा अपोजिशन को और हुकूमत को मिलके होना चाहिए। मगर मैंने तो पिछले 2.5-3 साल में जो देखा है, अपोजिशन हुकूमत को नहीं बात करने देती, हुकूमत अपोजिशन को नहीं बात करने देती। इन्होंने एक मछली मार्केट बनाई हुई है और सब कुछ चल रहा है सिवाय निज़ाम हुकूमत के। लोगों की बिजनेसेस चल रही हैं, लोगों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, मगर मुल्क है कर्ज़े में जकड़ा चला जा रहा है। अगर हुकूमत ने जो भी कर्ज़े लेके कर्ज़े उतारे हैं और अगर इन्होंने अपने आप को करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर को पॉजिटिव में ले आए हैं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसको मानना चाहिए। जी, उन्होंने भी कहा है कि सरप्लस में जा रहा है, हमारी मईशत स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, रुपए की कदर में भी इजाफा हो रहा है। ये तो इनिशिएट लिया इमरान खान साहब, इनिशिएटिव लिया। अब देखिए, अब अनाज की बात आई है। अब पाकिस्तान दुनिया के इंतहाई खुशकिस्मत ममालिक में से है कि हम फूड सफिशेंट हैं। बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो फूड सफिशेंट नहीं है। जापान मुल्क सफिशेंट नहीं है, इससे बड़ा मुल्क कौन होगा? अब बरतानिया को इम्पोर्ट हो जाती है उनकी चीज़। पाकिस्तान फूड के मामले में खाली अपने लिए काफ़ी नहीं है, आधा सेंट्रल एशिया, मच ऑफ मिडल ईस्ट, इवन स्मगल होके हमारी ईस्टर्न बॉर्डर्स पे भी जाता है। हम फिर भी खुश हैं। हम अपने मुल्क को, अपने किसान को क्यों नहीं इकट्ठा करते? इसमें इंडिविजुअल मफादात हैं, मुल्क जाए भाड़ में, मैंने अपना पैसा कमाना है और यहाँ पे लीडरशिप का कसूर नहीं। तो जहाँ इमरान खान साहब किसान इत्तेहाद प्रोग्राम का लेके इफ्तिताह भी किया और उन्होंने कार्ड भी दे रहे किसान को, तो ये उनका इनिशिएट कैसा रहेगा? यानी आप ये मतलब कि ये पॉजिटिव वे में नहीं जाएगा? देखिए, इनिशिएटिव चाहते हैं कि ज़रूरी तौर पे पाकिस्तान को तरक्याती कामों में यानी इस तरफ लेके चले, ये तरक्की पाए, बहुत को आगे लेके आना चाहते हैं वो। कोई तो सही कदम उठाना है। जब आपने टेलीविज़न बनाया तो क्या पहले दिन से पिक्चर आनी शुरू हो गई थी? 100 साल लगे थे पहली पिक्चर आने में। और अगर
एडिसन ने एडिसन ने अगर कोई इजादात की हैं और उसकी बहुत ज़्यादा इजादात हैं, हम में से कितनों को पता है कि उसके 5000 तजर्बात जो थे वो फेल हुए थे, और अगर 200-300 निकल आए, हम तो उसको जो कामयाब है उसमें जानते हैं ना। तो अगर हुकूमत ने इनिशिएटिव उठाया है, लेट अस गिव देम अ बैकअप, वेल डन, आपने उठाया है, इसको कामयाब करते हैं। अगर ये कामयाब नहीं होता तो हमें गलतियां नज़र आएंगी, उन गलतियों को हटा के ठीक करेंगे तो 2-4 सालों में ये बेहतरीन सिस्टम हो जाएगा। हमारे यहाँ हमारी इक़्तिसादियात को और हमारे किसान को जो बंदा सबसे ज़्यादा खा रहा है वो है मिडल मैन, यानी हिंग लेगे ना फटकरी, उसके पास ना वो 6-6 महीने लगा के उगाता है, ना आप अपनी महीना भर मेहनत करके तनख्वाह के ऊपर घर चलाते हैं। ये हज़रत 5 रुपए किलो आलू ख़रीदते हैं किसान से जाकर फील्ड में, उसी शाम को वही आलू लाहौर की मार्केट में 50 रुपए किलो मिल रहा होता है। ये है मिडल मैन का काम, और ये रीजनेबल एग्जांपल बता रहा हूँ, आप इसको क्रॉस द बोर्ड कर लीजिए तो हमारा मुल्क जो है एक वो जो नॉन प्रोडक्टिव सेगमेंट है सोसाइटी का, अगर वो अमीर से अमीर तर हो रहा है तो मुल्क को तो कोई फ़ायदा नहीं, सही ये है हमारा कसूर। जी ठीक, मियां तारिक महमूद, आप क्या कहना चाहेंगे इसी हवाले से कि किसान का जो इमरान खान साहब ने एक किसान कार्ड भी निकालने का इशू कर दिया है और वो इसको लेके आगे जाना चाहते हैं, ज़रूरी तरक्की चाहते हैं, आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जिस वक्त हमने हुकूमत छोड़ी, जी, जो सूरत हाल थी, नून लीगी हुकूमत से PTI बकौल असद उमर 18 अरब डॉलर मिले, नवाज़ शरीफ को जरदारी से 6 अरब डॉलर मिले। नवाज़ शरीफ ने सिर्फ ज़रबे अज़ब जंग लड़ी, 17 JF जहाज़ और अल खालिद टैंक, 4 नए डैम, 55 नए हॉस्पिटल, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, सी पैक ग्वादर बंदरगाह, मोटरवेज़ बनाई, 60 नए रेलवे इंजन, इकनॉमिक बेहतरी, स्टॉक मार्केट 54,000, ज़र मुबादला के ज़खायर 24 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर कर्ज़े अदा किए। आप सिर्फ ये बताएं कि आज आप लोग कहाँ पे खड़े हुए हैं? आप मुझे फिगर बता दें कि अब इनके पास क्या है। ना इन्होंने एक जो पेशावर में मेट्रो बस का मनसूबा शुरू किया था, वो कितने में शुरू किया था, कितने में मुकम्मल हुआ? एक मनसूबा बता दें इनके, जो मुझे नहीं समझ आई कि एयर मार्शल असगर खान साहब ने किस तरह कह दिया है कि बेहतरी हो रही है। ये उनकी अपनी हो सकता है, उन्होंने कुछ सोचा हो या उन्हें किसी ने बताया हो कि बेहतरी हो रही है। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि सवाल अब सिर्फ ये पैदा होता है, सी पैक जिस मजबूती से चल रहा था, आज किधर सी पैक की कोई खबरें आपको नजर आ रही हैं? वो खबरें ही है ना, 3 साल। देखें, सवाल मेरी सिर्फ बात यह है कि जितनी तेजी से हम काम कर रहे थे, आज वो स्पीड भी नहीं है। आज तो चाइना ने जाके ईरान में सी पैक उनके साथ मुआहदा किया है, और साथ उन्होंने जो अल्फाज कहे हैं वो भी सुनने वाले हैं चाइनीज़ के। मैं थोड़ा सा इसके बाद आगे आता हूँ। देखें, हमने शोर मचाया था कि हम भूखे हैं, ये तो जब आए हैं मौसूफ, इसने कहा जी अरब से पैसे मांगे, इसने दुबई से पैसे मांगे, इसने किस मुल्क से नहीं मांगे। फिर जो चीफ जस्टिस साहब थे वो और ये दोनों मिल के डैम के ऊपर चारपाई डाल के, वो मंजी डाल के बना रहा है डैम, वो भी हम देख रहे हैं। ना पैसों का पता है। जो इन लोगों ने वादे किए, एक भी वादा आप और मैं यहाँ इस फोरम के ऊपर नहीं कह सकते, एक वादा भी उन्होंने पूरा किया। इन्होंने लंगर खाने खोले, लोगों को भिखारी बनाने की कोशिश की। हेल्थ कार्ड का क्या मतलब है? आप सिर्फ ये सोचिए कि इन्होंने पिछले बजट में हेल्थ के लिए कितने पैसे रखे थे, इन्होंने अस्पतालों में मेडिसन के लिए कितने पैसे रखे थे। हमारे दौर में RHC, BHU और बड़े हॉस्पिटल, इनमें तमाम लोगों को दवाइयाँ फ्री मिलती थी, और वो एक सब्सिडी। आज मैं आपको बताता हूँ, आज बेशक किसी हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछ लें आपके पास कौन कौन सी मेडिसिन पड़ी हुई है, किसी के पास कोई मेडिसिन, गरीब आदमी। और मुझे बड़ा दुख होता है कि गरीब खातून, आप सोचिए हम बैठे हुए, अगर उसका डिलीवरी केस है, उसके पास पैसे नहीं, उसका क्या बनेगा? हमारा दौर था, आज तो किस हॉस्पिटल के सामने बाहर बैठ के एक खातून को बच्चा पैदा हुआ है, आज कोई पूछने वाला नहीं। हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि इनके कंट्रोल में आ ही नहीं रहे। देखें महकमा खजाना की सूरत हाल देखें, और जो इन्होंने 4 बंदे चेंज किए हैं, अभी तक इन्हें बजट पेश करना है। बजट इन्होंने जितने बजट पेश किए हैं, एक बजट पेश किया है, उसके बाद 2-3 और बजट ले जाते हैं।
जब किसी के पास ये सोच ना हो, ना टीम हो, माशी टीम ये लेके आए कि 200 को मत दे दी, इन्होंने तो ये था 200 अरब डॉलर हम सबसे पहले रिकवर करेंगे और आईएमएफ के मुंह पे दे के मारेंगे। आज वही आईएमएफ है, इनका ही वादा था कि आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ये वही नहीं निकाले ना, चलाएं जरा जो कहते थे। मुझे तो ये सूरत हाल का आप मान जाएं, अभी भी उन्हें सूरत हाल का कोई पता नहीं। वो जब बाजार बंद हो जाए तो वो फिर मंडी देखने चले जाते हैं, या कोई जाती है वो उनकी जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है वो जब शहबाज शरीफ वगैरह जब जाते थे, आप लोग आपकी पार्टी के जब जाते थे तब तो प्री प्लान होता था, सबको खड़ा करके आप लोगों ने तैयार तो ये प्री प्लान ही करके ये देखें, मेरी बात सुने, इन्हें तो प्री प्लान का भी करने का पता नहीं। आप मान जाएं इन्हें, मैं कहता हूँ अवाम, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए इनका एजेंडा क्या है, मुझे सिर्फ वो बता दें कि इनका एजेंडा ये है। इनका एजेंडे, पहले एजेंडे तो इनके वो 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, फ्री एंड फेयर, जो पुलिस बिल्कुल गैर सियासी, इन्होंने कितने लोग बदले, इन्होंने कितने आईजी बदले, इन्होंने कितने डिप्टी कमिश्नर बदले, जो इनकी मर्जी की बात ना करे वो बदल दिया जाता है। इन्होंने वो जो मैंने कहा है ना, मैं कहता हूँ देखें ये देखें हुकूमत आई है उसके टाइम पीरियड में हमने यही सुने कि आप लोगों ने पुलिस को नहीं, एक वो आजाद तब भी नहीं। जो आपकी बात है, मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूँ, क्या हमसे पुलिस बेहतर है? क्या आज हमारे से बेहतर इंसाफ हो रहा है? क्या आज पाकिस्तान कर्जों में कम डूब रहा है? इन्होंने तो इन 3 सालों में जितना कर्जा लिया है, इससे पहले किसी हुकूमत ने लिया। फिर अगर मुझे इजाजत है तो मैं सारे फिगर आपके सामने रख दूं। मेरे पास तो आपकी हुकूमतों ने भी तो नहीं, हुकूमत ने देखें, हुकूमत ने आज देखें, नहीं, हमें भी पता चलता है कि नए कर्जे हैं, हमने कर्जे लिए हैं, हमने कर्जे लिए हैं तो हमने कुछ बनाया है इस मुल्क में, इस क्या बनाया, कुछ ना कुछ क्या बनाने का कह दिया, 2 वो कह रहे हैं ना, पंजाब से सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात है, आप कोई उनका डैम, चलो कोई उनके प्रोजेक्ट आप वो नाम लें जो प्रोजेक्ट ले आ रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट, ये जो हेल्थ कार्ड है आप देखें, आप ये देखें, आप घर भी बना, मैं आपसे सिर्फ लाहौर को, वो तो लाहौर सिटी को 2 हिस्सों में अब वो कर रहे हैं, 2 सिटी बना रहे, रावी अर्बन जो अब कोई शुरू कर दिया है, आप उस पे भी कुछ नहीं बोल रहे। उन्होंने क्या करना है, देखें मेरी बात सुने, दरख्त आप लोगों ने खत्म कर कुछ नहीं हो जाए, हमारी फिजा वो 1 अरब दरख्त लग गए, चलो आपकी बात से ही बात निकल आई, 1 अरब दरख्त में आप ये नहीं कह सकते कुछ नहीं कर सकते, आप ये बताएं कि आप क्या करके गए हैं। देखें मैंने क्या छोड़ा, आपने जो कुछ भी बनाया लीज पे बनाया, कर्जों पे ले आपने बनाए, वो कर्जे आज ये हुकूमत उतार रही है, क्यों? आप बताएं, आप क्यों नहीं वो चीज को खत्म किया? अब कर्जे बड़े हैं या कम हुए? इन्होंने इस दौर में अब आपके ऊपर इस वक्त ये आवाम के लिए, आप हमें ये बताएं कि आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे, आप लोगों ने उनके पैसे क्यों अदा किए, क्यों कर्ज लेके फिर आप लोगों ने आपने प्रॉफिट अपने लिए कम रखा, उनको ज्यादा प्रॉफिट दिया जिनसे आपने कर्जे लिए, तो फिर आप अब हुकूमत से हम जवाब ले रहे हैं, आपसे भी ले रहे हैं कि आप लोग जब ये कर्जे लेते हैं तो अपना बेनिफिट क्यों नहीं देखते कि आपको प्रॉफिट आए, आप उनको प्रॉफिट क्यों देते हैं? ये जो मोटरवे हैं ये लोग पब्लिक के लिए हैं या किसी और के लिए? यही तो बात है, आप पब्लिक को आप मुझे सिर्फ दिखाएं, ये जो मेट्रो बस चल रही है पब्लिक के लिए चल रही है, ये हॉस्पिटल पब्लिक के लिए है, ये आप लोगों ने ये जो सी पब्लिक के लिए था। जो भी सियासत में आप बात का जवाब बात से लें और बात का जवाब बात से दें। अब सब सरकारी नौकर हैं, आप लोग आवाम के लिए ही काम करते हैं, आवाम के लिए सारे काम करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। एहसास नाम की जो चीज है वो आप लोग इधर होना चाहिए। आप लोग हमारे ऊपर या आवाम के ऊपर कोई आप लोग एहसान नहीं कर रहे, या आप लोग काम है, आप लोग इसकी फीस लेते हैं। आप ये ना कहें कि मोटरवे आवाम के लिए बनाई, मेडिसिन उनके लिए की, भाई आपका काम है, आपको अपॉइंट किए, सारे काम आप लोगों को दिए गए, आप पेट में कह रहे हैं कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, ये तो जवाब हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए काम आप लोगों को बढ़ाया। देखें, आप बताएं कर्जों की जो हाल है, जो इमरान खान साहब ने कहा कि कर्जे जो हैं वो अभी हमारे ऊपर हैं और हम उतार, सूद का उन्होंने एलिमेंट डाले पीछे कि हमें सूद जो है वो हमें देना पड़ रहा है, इस वजह से हमें ज्यादा पड़ रहा है। तो इमरान साहब आप बताएं कि सूद का जो एलिमेंट है, जिसने इमरान खान साहब ने कहा कि कर्जे इस वजह से हमें अभी पड़ चुके हैं, तो हम आगे की तरफ नहीं जा रहे, पीछे की तरफ जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आसान सी बात है जी। देखिए इंडिविजुअल्स के नाम लेना कुछ अच्छी बात नहीं है, जी, क्योंकि
इंस्टीट्यूशंस की बात होती है, मगर यहाँ बसद एहतराम, और मुझे नाम लेने ही पड़ेंगे जी। देखिए, जब आप कर्जे लेने जाते हैं और मार्केट में अगर डॉलर का रेट है 1.5-2%, बांग्लादेश ने लिया है, इंडिया ने लिया है, और आप वही ओवर द वीकेंड जाके वो कोई 6-7% के ऊपर ले लेते हैं, मैं इसहाक डार साहब की बात कर रहा हूँ, और आके कहते हैं जी हमने तो ओवर सब्सक्राइब कर लिया, वो तो अंधा भी ओवर सब्सक्राइब करेगा। और जब आप वो कर्जे लेते हैं फिर आप वापस नहीं करने जाते, बल्कि सुनिश्चित तो यह है कि जब इतने बड़े इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्जे लिए गए तो उसमें से उन्होंने बहुत सारे इधर उधर से रेगुलर बैंक से लेकर अपने नाम पे भी वहाँ कर्जे डाले थे जिसका प्रॉफिट उनको मिले। और अगर ये लोग इतने पवित्र हैं तो ये मुल्क से भागे हुए क्यों हैं? बिल्कुल ये बात है, आए वापस। अच्छा, उनको वापस बुला रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं, हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप मैंने वापस नहीं आना, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं, इंसाफ भी सिर्फ साथ ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है। मरीम नवाज साहिबा कह रही है मैंने इमरान के हवाले नहीं करना, यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा उनके साथ। अभी ये भी मुतालबे आ गए। नहीं, बात सुनिए, ये जान को खतरा, ये वही जान को खतरा है जिसमें एक साहब ने कहा था जनाब आप लिख के दीजिए कि 3 दिन जिंदा रहेंगे, और फिर उसके बाद उनको बाहर भी भेज दिया गया। तो अब असल में हमारे यहाँ सियासत जो है इसमें गलाजत का एलिमेंट ज़्यादा है और सच्चाई का एलिमेंट कम है। मोटी सी बात यह है कि अगर आप पवित्र हैं, आपने कुछ नहीं किया, तो आप मुल्क से भागे हुए क्यों हैं? और अगर ये नहीं है, अगर आज खुला छोड़ दें इनको तो मुल्क से भाग जाएंगे। आपको मिसाल देता हूँ, एक मंसूबा बनाया गया चाइनीज़ के साथ मिलकर। चाइनीज़ पार्टी जब अपने मुल्क वापस गई तो उन्होंने देखा कि इसका तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ज़्यादा प्रॉफिट है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को टेलीफोन किया कि भाई ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे आ गया? तो पता ये लगा कि जान के किया गया था ताकि वो प्रॉफिट वो इनके साथ शेयर कर सके। अब ये बच्चों को पता, हमारे अखबारों में भी आ गई, इसको छुपाने की बड़ी बेहद तक कोशिश की गई। असल में हमारे यहाँ मनहसल कौम, हमारे तराजू के बाटे मुख्तलिफ हैं, अपने लिए अलग है और दूसरों के लिए अलग है। अब अपने लिए हम करते हैं तो हमारा जो सेर है ये पक्का बट्टा होता है, और जब दूसरे के लिए तोलते हैं तो वो सेर के बजाय उसमें 1 पाउंड का बट्टा डाल देते हैं। ये गलत बात है। इंसाफ, और दुनिया में अगर हम मार खा रहे हैं, अगर पाकिस्तान की साख बाहर के मुल्कों में कम है तो वो सिर्फ इसलिए है कि हम ना तो अपनी दिल पे कायम रहते हैं और ना हम अपने वादे को निभा सकते हैं। अब हालत ये है कि थोड़ा बहुत अगर हमने थोड़ा किया है, अभी जो सऊदियों की बात चली है, बाहरों में अभी बहुत जल्दी बड़ा कुछ आ जाएगा, तो ये हम सही तरह की तरफ चले हैं। मैं अगेन पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी को नहीं कर रहा, मैं वर्कर से लेना देना है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपके काम से लेना देना है। मिन हैसल पाकिस्तानी, मैं ये सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों ने इतने 30 मारखानी की हुई थी तो हम ग्रे लिस्ट के बजाय ब्लैक लिस्ट में जाने के तैयार क्यों बैठे हुए थे? दुनिया ने हमारे साथ काम करना क्यों छोड़ दिया था? अब ये बात करते हैं जनाब हमने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, बिल्कुल ठीक है। तो उसके साथ जो निकाल के बाहर ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, तो उसके लिए कतरी खत आ जाता है और कहते हैं आप कहाँ से लेके आए? पार्लियामेंट में कहते हैं हजूर ये है वो ज़राए जिनसे ये बना, और जब कहते हैं कि अच्छा जी ये ज़राए बताइए, कहते हैं वो तो एक सियासी बयान था। एक्सक्यूज़ मी, ये झूठ दर झूठ ये कौम को ले डूबेगा। हमें पार्टी में इंडिविजुअल्स बन के एक लीडर या लीडरशिप को वर्शिप नहीं करना। अगर हमें पाकिस्तान अच्छा लगता है, हमारा मुल्क है, हमने जान देनी है, इसमें रहना है, तो पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करना है, इंडिविजुअल का नहीं। ये वही साहब है जो जाके बैठ गए एक सदर के सामने, तो खामोश हैं, तो उसने कहा जी आप कुछ फरमाएं, तो पर्ची निकाल के कहते हैं जी पाकिस्तान में आप मटर कीमा आके खाइए। अब ऐसे लीडर को क्या करेंगे? अब दूसरा लीडर जाता है आपको, तो लोग खड़े होकर बात करते हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि अच्छा है या ये बुरा है, खामियां हर एक में उतनी है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, मगर मिन हैसिल पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी का इमेज होता है बाहर, और वो इमेज बड़ी आसानी से पाकिस्तानियत की तरफ होना चाहिए कि पाकिस्तान बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा तो हम लोग बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। हमारे यहाँ जब ये इंडिविजुअल आ जाते हैं पहले, अब मुझे बताइए एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक काम कर रहे हो, उसको अच्छी भली तनख्वाह मिले 3-4 लाख रुपया, आप 56%
प्राइवेट कंपनियां बना देते हैं, उसमें उसको 18 लाख रुपया एडिशनल तनख्वाह दे रहे हैं। ये किस मुल्क में क्या सिस्टम है, कैसे हुआ? और वो 56 कंपनियां, आप उसका हिसाब दीजिए। अभी बात करते हैं जी फलाने को ये हो गया, मदाने को ये हो गया, लॉ एंड ऑर्डर उस जगह ख़राब है, इस जगह ख़राब है। मॉडल टाउन का किसी को नहीं पता क्या है। अब वो वहाँ लोग मरे थे, 100 के करीब ज़ख्मी हुए, बेचारी हामला ख़वातीन फौत हो गई। बात कहते हुए एज ए पाकिस्तानी खुद पर शर्म आती है। अब हम उन लोगों को क्या कहें? और वो आके बड़ी मुझे पे ताव दे कहते हैं जी हमने तो अपने मुल्क के लिए बड़ा कुछ किया है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, दुनिया के किसी बड़े मुल्क में चले जाइए, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, हम 7वां बड़ा मुल्क है दुनिया में नक्शे में पॉपुलेशन के हिसाब से। किस मुल्क में पिछले 50 साल से 1, 2, 3 ख़ानदानों की लीडरशिप है? यही सही। अमेरिका ले लीजिए, बरतानिया ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, जापान ले लीजिए, कहीं है ऐसी? अगर आप इंडिया की मिसाल लेते हैं तो इज दैट अ गुड एग्जांपल? देखिए वहाँ कोविड ने क्या कर दिया। और फिर भी वहाँ पे उन्होंने एक बिल्कुल उठा के टीबुआ को उठा के अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अच्छा बुरा जो है वो उनका प्रॉब्लम है। हम लोगों को पर्सनल लॉयल्टीज से हटकर मुल्क की लॉयल्टीज पे आना पड़ेगा, पाकिस्तानियत पे आना पड़ेगा। ये मुल्क है तो हम हैं, वरना हम नहीं हैं। ये सियासत हम भूल जाते हैं, वो कहते नहीं अपना पैसा बनाने, जाती मफाद आजकल ये लोग आगे लेके अपने पैसे बनाएंगे तो किससे बनाएंगे? इसी मुल्क से बना रहे हैं ना, गरीबों का खून नचोड़ के। ये वही हजरत है ना जी, इतना बड़ा मेहराब है और 4 रुपए की चीज़ को 40 रुपए में बेचना है। क्यों? रमज़ान आ गया है, हमारी दिहाड़ी लगनी है, और उसे बात कहें जी वो अल्लाह का हिसाब मैंने वहाँ जाके देना है, ये तो पब्लिक कार्रवाई है। डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे। हमको अपने स्टैंडर्ड्स एक रखने चाहिए। ये कैसे है? रमज़ान मुसलमानों का है और सिख भाई और ईसाई भाई जो हैं उनकी दुकानों में चीज़ें सस्ती हैं, मुसलमानों की दुकानों में चीज़ें महंगी हैं। ये कैसी पाकिस्तानियत है? हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जी मियां तारिक महमूद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ मैंने सारी उनकी बात सुनी है, उनका एक अपनी ज़ाती सोच है, और हमेशा जो इस तरह के लोग हैं उन्होंने अपना एक ज़हन बनाया हुआ है कि हमने क्या करना है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि क्या ये फ़िक्र नहीं है कि इस वक्त इस मुल्क के ऊपर इमरान खान के आने के बाद 35,000 अरब डॉलर कर्जा बन गया। ये कितना कर्जा इसने बढ़ाया? आप 1 मिनट में आपसे रुपया फिगर सही, मैं आपसे डॉलर नहीं है, 35,000 अरब रुपया। अब सवाल पैदा होता है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया अपनी हुकूमत में, सिर्फ कार्ड तकसीम किए कि सिर्फ इन्होंने जो लंगर खाने खोले, लंगर खानों की बात में देखें, लंगर खानों पे ये कौम को ले आया, कहते हैं कि ये कौम का बेड़ा गर्क नहीं हुआ, वो लंगर खानों पे लोग जाके बैठ गए। ये तो सोच की बात है। कर्जा डबल हो गया, काम कोई नहीं हुआ। जब मैंने आपको देखा इस मुल्क में जो खिदमत नवाज शरीफ ने की, हमारी सिर्फ 9 साल हुकूमत रही है, इसमें मैं आपको फिगर बताऊं तो कितना अरसा जो है आर्मी रही है, कितना अरसा पीपल्स पार्टी रही है। अब मेरी बात आप कर लें, कुछ उन्होंने, मैं आपको कहता हूं कुछ उन्होंने कर ली, कुछ आप कर लें, फिर मुझे बिठाने की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, कभी किसी एंकर ने नहीं, मैं आपसे माशाल्लाह आपकी खिदमत को, अब मैं आपकी तकरीर सुनने के लिए नहीं आया, मैं आपको बताऊं, आप सुने, अब सुने, मैंने उनकी, वो बुजुर्ग हैं, मैंने उनकी सारी बात सुन ली है। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ, जब मेरी बात हुई है तो आप दोनों हाथों से शुरू कर दिया आपने। नहीं, बोलना क्या है? मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ, क्या इस वक्त 35,000 अरब पाकिस्तान पे कर्जा नहीं पड़ा? इस कर्जे में पाकिस्तान को क्या मिला? लंगर खाने, ये जो कह रहे हैं हेल्थ कार्ड, ये अब ज़राई को कार्ड। आप देखें कि ज़राअत में हर ज़मींदार इस पाकिस्तान का रहने वाला है। कितने जुल्म की बात है कि कुछ लोगों को आप मेडिसन के लिए कार्ड पकड़ा दें और बाकी कौम को ये सब के लिए इनके पास कोई पॉलिसी नहीं रही। वो थे, हमारी हुकूमत थी, अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक खातून भी जाके मेडिसन फ्री लेती थी। आज वो दौर है कि कार्ड ढूंढना पड़ता है, कार्ड उसको देंगे। जैसे इन्होंने फोर्स बनाई, आप देखें वो क्या फोर्स कर रही है, किधर की इनकी फोर्स? इनकी ना मिनिस्टर, ना इनके पास कोई पॉलिसी।
मैं आपको ये कहता हूँ कि इसमें कोई शक की ये यू टर्न के मास्टर हैं, ये पाकिस्तान की इकानमी को तबाह करने के मास्टर हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। बिल्कुल ये पाकिस्तान में जब तक रहेंगे उस वक्त पाकिस्तान नुकसान में जाएगा, इसलिए कि जो 3 सालों में लोगों ने देखा है, आप बाहर निकल के देखें कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं इस वक्त। मैं आखिरी मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ, पाकिस्तान और ये हुकूमत इकट्ठे नहीं चल सकते, पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा। बताएगा आगे आने वाले कल में बिल्कुल क्या होने वाला है, हम सब में से तो कोई नहीं जानता। हम तो चाहते हैं कि सब कारकर्दगी करके दिखाएं, पाकिस्तान को बचाएं। अब आप ये देखिए कि भारत जो है वो अपनी इश्तियाल अंगेजी से बाज नहीं आया। एयर मार्शल साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, सर आपसे भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से भारत में कोविड ने एक अटैक किया हुआ है, वो उससे अपनी नजरें हटाने के लिए पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। ठीक है बात, ये अमल कैसे देखते हैं? हम इसको इंतहाई गलत समझते हैं। सबसे पहली बात है जो उसने आज जुल्म कश्मीर में किया, ये उन्हें शर्म आनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, हम सब इसके ऊपर इकट्ठे हैं और हमारी आर्मी के किसी एक सोल्जर को भी कोई ज्यादती करेगा, हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे, ना हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉर्डर लाइन है वो मजबूत है। हमारी तरफ से कभी, हम एक मुसलमान हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मुल्क है, इस मुल्क में अल्लाह ताला के फजलो करम से किसी का नुकसान नहीं सोचते। अगर इस हुकूमत ने ये भी उनके साथ नेकी की थी तो उस नेकी का सिला वो ये दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और ये कहते हैं कि इंडिया को बाज आ जाना चाहिए और खौफे खुदा करना चाहिए, कश्मीर में भी फौरी तौर पर जुल्म बंद करना चाहिए। और इस तरह की हरकतें करने से उनकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, इस तरह की हरकतों से उनकी बदनामी होगी, ना उन्हें कोई जमहूरियत वाला मुल्क कहेगा। जी ठीक, आप बताएं मार्शल साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? आज भी 2 कश्मीरियों को, निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया नाम नेहाद ऑपरेशन पे, आप कैसे देखते हैं? एक मक्कार दुश्मन लोमड़ी, देखिए उन्होंने कोविड को इतना उजागर करके दुनिया को दिखाया है कि सख्त दिल लोग भी, उनका दिल पसीज गया कि यार ये इंडियंस क्या ज़बरदस्त है। उधर ड्रामा उतना ही है, ये नहीं कि कोविड कम है, हमारे यहाँ भी कम नहीं है। 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गई उनकी अब इससे मुतासिर जो, मगर वो आप उसको ना कीजिए, उनकी आबादी भी तो 1.3 अरब है, हमसे 6 गुना ज़्यादा आबादी है उनकी। तो अगर इतने हो गए हैं, अल्लाह एक भी ना करे, मगर इतने एक्सपेक्टेड हैं, उन्होंने उसको अपना एक फ्लैगशिप बना के दुनिया की अपनी तरफ तमाम करिए। जब दुनिया की अटेंशन इधर हो गई है, मक्कार अय्यार दुश्मन ने फिर हमारे सरहद के ऊपर करना शुरू किया। ऑन दी अदर हैंड जो ईदी फाउंडेशन ने ऑफ़र किया है, ये एक सही मुसलमान इंसानियत परस्त इंसान ने किया है और हमें इसमें कोई शर्म की बात नहीं है वहाँ तो। बल्कि इससे भी आगे जाइए, वो मुसलमान बेचारे जिनको मस्जिदों में न जाने देते थे, अगर अंदर जाते तो बाहर नहीं आने देते थे, उन लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया, इसका प्लाज्मा बना के इन हिंदुओं को बताएं। और अब हिंदुओं के अंदर से, अच्छे लोग तो सब जगह होते हैं, वहाँ आवाज़ें आनी शुरू हुई हैं कि हमने मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादती की है और ये सिस्टम चलना चाहिए। मगर हमें पाकिस्तानियों को इंसानियत को अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत अच्छा कदम जी ठीक हो गया। नाजरीन, इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दी। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने आपको मुख्तलिफ मेरे मौज़ूआत पे अच्छे से तफसीलन आप लोगों के साथ हमने बात की, पॉइंट ऑफ व्यूज़ उन्होंने दिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।